हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर वर्गमाल, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। जैसे आपको मालूम है कि मैंने फ्री ऑनलाइन लेक्चर सीरीज स्टार्ट कर रखी है यूट्यूब चैनल्स की। तो उसके अंदर आज हम पढ़ेंगे गुट निरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता, यानी कि नेम जो है नॉन आयोनिक मूवमेंट है या असंलग्नता का आंदोलन जो है, जिसकी चर्चा हमने लास्ट लेक्चर में करी थी कि भाई नेम की स्थापना पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, मार्शल टिटो ने मिलकर कराई थी। तो 1961 में बना था ये, और बेलग्रेड में इसकी स्थापना हुई थी। ये वो संगठन है जो कि शीत युद्ध में जिसका योगदान था, और शीत युद्ध के अंदर जो दोनों ग्रुप थे, अमेरिका और सोवियत संघ, उन दोनों के साथ ही नहीं मिला था। ये थर्ड ग्रुप था, ये जिनकी इच्छा थी कि स्वतंत्र हमारी विदेश नीति रहे। ठीक है ना, ये वो ग्रुप था। लेकिन कुछ विद्वान ये कहते हैं, कुछ लोग ये कहते हैं कि भाई जब कोल्ड वॉर खत्म हो गया, जब शीत युद्ध खत्म हो गया, इसकी जरूरत क्या है, इसकी प्राथमिकता क्या है, इसकी वर्तमान वैल्यू क्या है। तो इसकी वर्तमान वैल्यू की चर्चा हम आज करेंगे कि वर्तमान में गुट निरपेक्ष कानून की क्या प्रासंगिकता है। देखिए, गुट निरपेक्ष कानून जो है वर्तमान में इसके मेंबर है 125। ठीक है, और 25 इसमें पर्यवेक्षक राष्ट्र है, ऑब्जर्वर है। 125 इसके मेंबर्स है। ठीक है, इतने सभी इसके मेंबर है, अभी भी भंग नहीं हुआ। क्यों? कोल्ड वॉर खत्म होने के बाद भी क्यों नहीं हुआ, शीत युद्ध खत्म होने के बाद भी इसके आज ही सम्मेलन होते हैं, आज भी इसकी वैल्यू क्यों है। इसके चार कारण है। नंबर एक, ध्यान से देखना, गरीब राष्ट्रों का प्रतिनिधित्व करता है। ये जो संगठन है, ये गरीब देशों का प्रतिनिधित्व करता है। अफ्रीका में कई गरीब देश हैं, एशिया में कई गरीब देश हैं, चूंकि विकासशील नहीं, अविकसित है पूरी तरह से। उन गरीब भूटान हुआ, और भी काफी गरीब देश हुआ अफ्रीका के, तो उन देशों का प्रतिनिधित्व करता है, गरीब देशों का। ऐसा कोई उनको एक मंच देता है अपनी बात कहने का। ठीक है, दूसरा है विकासशील देशों का। गरीब देशों से भी थोड़े विकासशील, जैसे भारत है, पाकिस्तान है, वो डेवलपिंग कंट्रीज है, उन देशों को भी एक मंच देता है जब विकसित देशों के खिलाफ कुछ कहने के लिए, उनकी गलत नीतियों के विरुद्ध इस्तेमाल होने से बचने के लिए विकासशील देशों का एक प्रतिनिधित्व करना है। ठीक है, क्योंकि विकासशील देश, विकसित देश अपनी मनमानी करते हैं आर्थिक और सामाजिक राजनीतिक स्तर पर, तो उस मनमानी को रोकने के लिए। अगला है शक्ति संतुलन का निर्माण। जो शक्ति संतुलन है, जो बैलेंस ऑफ पावर है, उसका निर्माण। शक्ति संतुलन का सिद्धांत आपने पढ़ा होगा कि विश्व राजनीति में शक्ति का बैलेंस बनना चाहिए, बराबर होना चाहिए, तो उसको बोलते हैं शक्ति संतुलन। तो शक्ति संतुलन में शक्ति का संतुलन बनाए रखना। जैसे आज की तारीख में अमेरिका शक्ति संतुलन क्या बना रहा है, रूस और चीन का ग्रुप। रूस और चीन मिलकर शक्ति संतुलन बना रहे हैं अमेरिका के सामने। ठीक है, तो शीत युद्ध भी ऐसे ही था। तो ये गुटनिरपेक्ष कानून जो है, ये गुटनिरपेक्ष राष्ट्र जो है, विकसित देश एक तरफ, और वो एक तरफ विकासशील देश पर कब्जा नहीं कर सकते, क्योंकि यह गरीब देशों के साथ में कौन सा संतुलन है, 125 देश है सामने से, गुटनिरपेक्ष राष्ट्र वो सामने है इसके। ठीक है, फोर्थ है आर्थिक उपनिवेशवाद का विरोधी। ये इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है मोस्ट। आर्थिक उपनिवेशवाद का विरोधी, यानी कि आर्थिक इकोनॉमिक जो आर्थिक रूप से जो मतलब कि उपनिवेशवाद है, यानी कि आर्थिक रूप से जो मतलब गरीब देशों पर कब्जा करना। उपनिवेशवाद क्या होता है? जैसे ब्रिटिश उपनिवेशवाद था, कॉलोनी में कब्जा करना। ब्रिटिश उपनिवेशवाद जो ब्रिटिश जो जैसे भारत ने ब्रिटिश ने कब्जा किया, यूरोपियंस ने इंडिया पे कब्जा किया, अफ्रीका पे कब्जा किया। ठीक है, उसको बोलते हैं उपनिवेशवाद। लेकिन ये आर्थिक उपनिवेशवाद नया कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब ये है कि उनकी तो कंपनीज है, मल्टीनेशनल कंपनीज है, बहुराष्ट्रीय कंपनियां, विदेशी कंपनियां हैं, गरीब देशों में जाएगी, वहां पे बिजनेस करेगी और वहां से पैसे लेके खींच के आएगी अपने पास। इसको बोलते हैं आर्थिक उपनिवेशवाद। तो गुट निरपेक्ष कानून जो है आर्थिक उपनिवेशवाद के तहत गरीब और विकसित देशों का शोषण होने से बचाता है। ठीक है, उनका शोषण होने से उनको रक्षा करता है। क्योंकि कई आर्थिक मंच होते हैं, कई आर्थिक सम्मेलन होते हैं विश्व व्यापार संगठन के, या काफी सम्मेलन होते हैं वर्ल्ड लेवल पर। जैसे मान लीजिए कि पर्यावरण सुरक्षा के सम्मेलन हुए, पृथ्वी सम्मेलन वगैरह हुए, तो उन सब में गुट निरपेक्ष राष्ट्र एक हो जाते हैं। जब बात होती है विकासशील देश की, विकसित देश की, विकासशील देश की, गरीब देश की और विकसित देश की। आपने सुना भी होगा, इसको भी चर्चा भी करेंगे हम, उत्तर दक्षिण संवाद जिसको बोलते हैं, नॉर्थ एंड साउथ कम्युनिकेशन। नॉर्थ यानी उत्तर, यानी कि अमीर देश, विकसित देश, और दक्षिण देश को विकासशील है, विकसित देश। तो उत्तर दक्षिण संवाद में भी सहयोगी था। इसकी एक वजह ये भी है कि यह आंदोलन जो है उत्तर दक्षिण संवाद, गरीब एक तरफ गरीब और विकसित देश, एक तरफ अमीर देश, विकसित देश, गरीब देश अमीर देश के बीच जो संवाद होता है उसको जोड़ने की कड़ी है ये आंदोलन। तो हमारे हिसाब से ये जो गुट निरपेक्ष आंदोलन है, शीत युद्ध के बाद इसकी प्राथमिकता और बढ़ गई है, और वर्तमान की अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को देखते हुए इसका महत्व बढ़ गया है। मतलब गरीब राष्ट्रों का प्रतिनिधित्व करता है, विकासशील देशों का प्रतिनिधित्व करता है, शक्ति का संतुलन का निर्माण करता है, और आर्थिक उपनिवेशवाद का विरोधी, आर्थिक गुलामी का, जो विदेशी कंपनी है जो दुष्प्रचार चल रहा है उसका भी ये विरोधी है। वर्तमान में इसके सदस्य हैं 125, और 25 इसके पर्यवेक्षक है। इसको देखने वाला है। ठीक है,
लेकिन इसके मूल भाव में गांधी जी के विचारों का, नासिक जंग, मार्शल टिटो के विचारों का इसमें सम्मिश्रण है। इसका मूल उद्देश्य है कि गरीब देश या विकसित देश जो है उनकी आवाज को बुलंद किया जाए विश्व के मंचों पर विकसित अमीर देशों के षड्यंत्र के खिलाफ। ठीक है, तो आज की तरह काफी इस टॉपिक में चर्चा कर ली, इसकी क्या वैल्यू है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन यानी कि इसको हिंदी में इंग्लिश में बोलते हैं नैम, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, नैम, और इसका हिंदी में नाम है तटस्थता का आंदोलन, या मतलब कि इसको बोलते हैं हम लोग असंलग्नता का आंदोलन, तटस्थता का आंदोलन या गुटनिरपेक्ष आंदोलन। ठीक है, ये है इसका। आई बस में स्टूडेंट इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बाय।